सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स से गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करेंटली एनरोल्ड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। और बेसिकली अभी मैं आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 12th क्लास की, जो कि आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से CUET और जितने भी अदर एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हम अभी अपने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कितने सारे टॉपिक्स को अभी तक कवर अप कर लिया है, ये सब आप खुद ही देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, फैराडेज लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे वो फॉर्म होके मिलते हैं। तो हमें आज इतने सारे टॉपिक्स आज कवर अप करने हैं। और इससे पहले जितने पार्ट्स हुए हैं मैं उम्मीद करूंगा आप वो सारे पार्ट्स देख लें और आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर आपके लिए कितने कंटेंट्स यहाँ पे लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए या कुछ अजीब लगता है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि हम उसे इम्प्रूव करके और ज़्यादा अच्छा वहाँ पर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक थॉट कि ज़िंदगी में आगे है बढ़ना, पीछे नहीं मुड़ के है देखना। और यही थॉट के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हमने अभी तक जितनी भी बातें की थी, हमने सारी बातें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पे की थी। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना एक स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के दौरान, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये क्या होता था हमारा? ये होता था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा बात था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पढ़ लिया है, अब हमारी बारी है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने की। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है, यानी कि रिवर्स होता है। यानी कि अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है वो आपकी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। कि टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे डेफिनेशन आप चाहें तो खुद से देख सकते हैं, या डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा आसानी रहे। लिख लो, अ टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट्स electrical energy into chemical energy during a chemical reaction। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन लिखना भी ठीक है, उसके अंदर वो कवर अप हो जाएगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, यानी कि ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, बस वही हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि कॉपर के, जैसे हमने कॉपर के स्ट्रिप्स लिए, 2 स्ट्रिप्स लिए, उसको एक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे मान लो ये हमारा एक सोल्यूशन का यहाँ पे है बीकर टाइप, इसमें हमने ये मान लो ये सब जो है ये हमारे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, CuSO4 सोल्यूशन। अब हमने क्या किया, इसमें 2 कॉपर के स्ट्रिप्स डाल दिए। अब ये ड्राइंग पे उतना मत जाना, ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे कॉपर के स्ट्रिप्स हैं जो इस सोल्यूशन में डिप हैं। और इसमें एक आपका यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यही बात यहाँ पे हमारी चल रही है। मीन्स और एक चीज़ जो आपको और देखना पड़ता है कि जैसा हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन हमारा कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड होता है, ये सब अभी आप जानते हैं। तो एनोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये बात यहाँ पर बदल जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दूसरा बात यहाँ पर आ जाता है। तो एक मिनट इलेक्ट्रोलाइसिस पे लिख लेते हैं, इसको हम
आगे भी चल के रब कर देंगे। तो जैसा आपने देखा था जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जो आपका एनोड था वो था नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और जो आपका कैथोड था वो था यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात थी। एनोड पर हमारा हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा हमेशा की तरह रिडक्शन होता है। तो अब हम अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारा एनोड होता है, यहाँ पे जस्ट क्योंकि यहाँ पर रिवर्स मैनर में यहाँ पे काम होता है, जैसा हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट रिवर्स है। तो यहाँ पे एनोड कैथोड में भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा कि एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ही रिडक्शन होगा। लेकिन अब क्या होगा, एनोड यहाँ पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ पे कहा जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्यों होगा? क्योंकि ये अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और कैथोड जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा, ये हमारा गेन करेगा। तो ये डिफरेंस आपका यहाँ पर दोनों एनोड कैथोड में इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। अब जैसा आपने देखा कि एनोड पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि वहाँ पर एनोड पे जो भी मेटल जाएगा वो आपका प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा। कैथोड में आपका प्योर मेटल वहाँ पे मिलेगा हमको, वहाँ पे मीन्स रिएक्शन होगा एनोड पे, फिर कैथोड पे हमें वहाँ पे हमारा करस्पॉन्डिंग मिलेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करके यहाँ पे बतानी है। एनसीईआरटी पढ़िए, जितने साइड बुक्स है सब देखिए, और उसके बाद कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा या नहीं होगा। ये बात आप यहाँ पे खुद से देखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो आपको बस कमेंट पे ये बताना है कि येस या नो, तब मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा कि आप यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे मूव करते हैं हमारे इसी टॉपिक पर, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक पर अब हमें यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा सेम ही होगा, यानी कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। बस ये जो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज का जो यहाँ पे बात होता है, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, बस, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझ तो गए ही होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट्स जब आपके वहाँ पर आप डिसॉल्व कराएंगे तो कितना बढ़िया तरीके से वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में वहाँ पे बने हैं, और सोल्यूशन को कितना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन बना रहे हैं। बस उसी प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अपनी रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं करना है। बार बार मैं बोलता हूँ लेकिन समझा करो यार, लिख लो यार। एक ऐसा प्रोसेस इन विच electrolytes are dissolved in the solution. Electrolytes are dissolved in the solution. Process in which electrolytes are dissolved in the solution for electrolyzing the solution. ये देखिए, मैं जो भी यहाँ पे लिखता हूँ अपने वर्ड्स में लिखता हूँ, तो आपको भी अपने वर्ड्स में लिखने की ट्राई करनी चाहिए। एकदम एग्जैक्ट मेरी वर्डिंग पे मत चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप रट्टू तोता बन जाओगे। तो रट्टू तोता यहाँ पे नहीं बनना है। यहाँ पे क्या बनना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें नॉलेज एनहांस करनी है। तो अपने से भी यहाँ पे चीज़ें आनी चाहिए और अपने से भी बुक्स पढ़ने की ट्राई करती रहना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं सोल्यूशन को, ताकि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। बस उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अपने वर्ड्स में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे समझो, ऐसा नहीं कि, लेकिन यहाँ पर कैसे खुद से लिखा जाए ये सोचने की ट्राई करो। यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस आपका नहीं होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज के दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है यहाँ पे फराडे लॉ। फराडे लॉ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल फैराडे को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। तो माइकल फैराडे जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मोटर की बात उन्होंने यहाँ पे की थी। तो फराडे ने हमें यहाँ पर 2 लॉ दिए हुए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। देयर आर 2 लॉज, 2 लॉ हमें फराडे जी ने दिए थे। देयर आर 2 लॉज, और इसको पूरा लिख लो यार, ये फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। फराडे लॉ का लिखा हुआ है, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारे यहाँ पे होता है। 2 लॉ होता है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट लॉ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो फराडे ने बोला था कि क्या किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे हम अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाएं तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे होगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पे जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर उसकी मदद से जो भी वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराई जा रही है, जिससे कि करंट वहाँ पे पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वे में कहें तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ, मेरे साथ लिखते जाइए, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन produced which occurs, या लिख सकते हो इसको कम इनटू प्ले भी लिख सकते हैं वैसे, या एक काम करो इस वर्ड को काट ही दे। अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जब कोई केमिकल रिएक्शन एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पे अकर करती है by passing of current एक मिनट यार रब ही कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर। वेट सेकेंड, ओके। तो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any respective electrode during electrolysis by passing of current is directly proportional to what, क्या कह देंगे इसको, is directly proportional to the quantity, of electricity, passed through the electrolyte, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने वर्डिंग का भी यूज़ किया हुआ है, साथ ही साथ एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट मिलाएं, क्योंकि एनसीईआरटी का डेफिनेशन जो है वो काफ़ी बेटर है बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ पर इसका कह सकते हैं लॉ का स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट आपसे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आपसे जो सबसे ज़्यादा मेजरली पूछेगा वो इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका W = ZIT। ये आपका यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर है, और इसी से सवाल यहाँ पर बनते हैं। समझे कि नहीं? समझे तो बताना यार। देखो IT जानते हो क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे चार्ज होगा, और Z की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर E/96,500 होती है। यानी कि हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और मैच करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका W = हो जाएगा E/, और ये याद रखिए E/2 होता है अपॉन फराडेज वैल्यू 96,500 टाइम्स Q। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन के आता है। अब आप लोग ये सोचेंगे ये Q कहाँ से आ गए? अरे भाई फिजिक्स में पढ़े होगे, Q = IT होता है कि नहीं, ये बताओ। अब तक तो फिजिक्स के 12th में पढ़ ही लिए होगे, या पहले भी पढ़े ही होगे। Q = IT होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो ये IT Q नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा आएगा, और एक और भी बन सकता है W = ZQ भी ये बन सकता है।
तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर फराडे के फर्स्ट लॉ में आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली इन फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले पे आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो आपको ये सब फॉर्मूले आने चाहिए। अब ई जो रहता है वो यहाँ पर याद रखिएगा, वो आपको एक पर्टिकुलर आपका एक सोल्यूशन दे देगा। मीन्स आपको जैसे NaCl दे दिया या KCl दे दिया, तो उसका रिस्पेक्टिव आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वो आपको याद होना चाहिए उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तब जाके आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अपॉन 2 करेंगे, फिर उसको फराडे कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर Q से मल्टीप्लाई करके IT से उसको आंसर ले लेंगे। और याद रखिएगा एक फराडे का वैल्यू जो होता है वो 96,500 होता है। वैसे अगर ये तो हमने अप्रॉक्सीमेट लिया हुआ है, तो इसका जो एक्यूरेट होता है वो 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96,487 होता है। तो आपको ये भी याद में रखना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टिव होता है। आप चाहें तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितना लगाएंगे आपका क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका उतना ही बढ़िया होगा। और ये चीज़ जो आपका है यूनिट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यूनिट जो होगा वो आपका ये लिख लीजिए, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कूलाम पर मोल। कैसे आएगा अब आप उसको समझ सकते हैं, इसको देखते हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड लॉ, फराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से वैसे सवाल तो बनते नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है W1/M1 इज इक्वल्स टू W2/M2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो इसी के थ्रू आपको यहाँ पर सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। आपको या तो कभी पूछ देगा कि M1 बताओ, कभी पूछ देगा W2 बताओ, W1 बताओ, M2 बताओ। तो मीन्स इतना समझ लो कि इन 4 में से किसी 3 की वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 वैल्यूज विल बी गिवन, 3 वैल्यू आपको दे देगी, इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यू, और आपको एक निकालनी होगी, एंड 1 विल बी अननोन। अब ये ऐसा, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने वीटी स्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा कि आप एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं बाकी 3 रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में, वैसे ही यहाँ पर होता है कि आपको कोई 3 वैल्यूज यहाँ पे दे के एक वैल्यू आपको वहाँ पे फाइंड करनी है। तो सेकेंड लॉ में आपका बस इतना ही यहाँ पर होता है। अब इसकी अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें, तो स्टेटमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के थ्रू ही आप अगर स्टेटमेंट को लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो एनसीईआरटी में आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है। आप उसके वहाँ पर लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ के अपने स्टेटमेंट बनाने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड लॉ के बारे में स्टेटमेंट कभी जल्दी आज तक पूछा नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके स्टेटमेंट को ज़रूर से यहाँ पर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट उसके स्टेटमेंट उतने नहीं है, आपको बेसिकली इस फॉर्मूले को ही मेन याद रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के, ये वीडियो का अब हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद आज का हमारा वीडियो यहाँ पे कवर होने वाला है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट्स क्या वहाँ पर हमें मिल रहे हैं, मीन्स कैथोड और एनोड पे हमें क्या रिस्पेक्टिव हमारा वहाँ पर मिल रहा है, बस वही हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं। तो याद रखिएगा एक चीज़ और रहता है कि यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे ये डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लिख लो यार। जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कभी आपने मान लीजिए गोल्ड या सिल्वर को यूज़ कर लिया, तो वो इनर्ट टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनसे हमें किसी भी तरीके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम नहीं मिलेगा। हमें जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे सिर्फ उन्हीं के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड से कभी नहीं मिलेंगे। तो लिख लो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, inert electrodes if used then no product of electrolysis, then no product of electrolysis will be formed।
इलेक्ट्रोलिसिस करते समय कोई प्रोडक्ट हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो। और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को अगर यूज करोगे, reactive electrodes if used, reactive electrodes if used, then product of electrolysis will be formed, then products of electrolysis, products होगा, then products of electrolysis will be formed, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है, बस इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके का आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तब जाके आपको आपका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। इनर्ट टाइप के इलेक्ट्रोड रहेंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रहेंगे तो मिलेगा। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे आपके यहाँ पर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, हो जाएगा आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एटसेट्रा, ये सब आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। ये सब आपके कोई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देंगे, लेकिन जो आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एग्जांपल्स आपको वैसे समझ में आ ही जाएंगे। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा एटसेट्रा, ये सब आपके यहाँ पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे। तो इससे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिल जाएगा। तो इतना ही बस हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। हम एक काम करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे समझा देते हैं। वैसे एग्जाम्पल मैं सच कहूँ तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से बढ़िया एग्जाम्पल तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए एनसीईआरटी में आपका एक NaC मोल्टन NaCl का यूज़ किया गया। तो मोल्टन NaCl में क्या होता है, एक बार मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। केमिकल रिएक्शन में नहीं लिखूँगा, केमिकल रिएक्शन खुद से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पढ़ाने से आप यहाँ पर अगर सिर्फ देख रहे हैं और मेरे लिखी हुई चीज़ को ही यहाँ पर डायरेक्टली अपने कॉपी में उतार ले रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको रटने का काम नहीं करना, आपको समझने का काम करना है। आपको खुद के वर्ड्स यूज़ करके करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपका मोल्टन NaCl का यूज़ किया गया है। अब मोल्टन NaCl में क्या है, यहाँ पे जो आपका सोडियम है ये आपका सबसे पहली बात तो कैटायन है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर मेटल है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। और दूसरा है Cl- जो कि यहाँ पे एनायन है। और ये क्या है, क्या है ये आपका यहाँ पे एज अ गैस यूज़ हो रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि Na और Cl2 को जब आप मिलाएंगे तब आपका जाके NaCl वहाँ पे मोल्टन NaCl बनेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आता है केस में वो होता है H+ एंड OH- आयंस। ये आयंस भी आपके यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो इनके थ्रू आपको फिर यहाँ पर कैथोड पर प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक एनोड पर प्रोडक्ट मिलता है, और ओवरऑल रिएक्शन जो आपकी यहाँ पे बनती है, मींस कैथोड पे भी कुछ रिएक्शन होता है वो भी आएगा, एनोड पर रिएक्शन आएगा, और ओवरऑल रिएक्शन ये सब भी यहाँ पे बनेगा। अब वो क्या होगा आपको यहाँ पर आना चाहिए लिखने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। खुद से लिख के ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर किसी एक नए वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहूँगा ज़रूर कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, और लगातार अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते रहो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, आज का आपके यही होमवर्क एक तरीके से मान लो। ओके, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।